गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर सेकंड रन कर रहा है। चैप्टर सेकंड में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, एकल व्यापार पढ़ लिया, साझेदारी पढ़ ली है, संयुक्त हिंदू व्यवसाय हो गया और अब चल रहा है सहकारी संगठन, सहकारी समितियां। कल हमने डेफिनेशन देखी थी, आज चर्चा करते हैं विशेषताओं के बारे में। स्वैच्छिक सदस्यता, सहकारी समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। सदस्य बनने वाले व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं होता है। जब चाहे व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे एक नोटिस देकर समिति छोड़कर जा सकता है। सहकारी समिति में किसी भी सदस्य के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी सदस्यों को एक समान समझा जाता है। दूसरा देखें, वैधानिक स्थिति। वैधानिक स्थिति, सहकारी समिति का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। इस समिति के सदस्यों का समिति से पृथक अलग अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब समझते हो बेटा? अलग कैसे? पृथक अस्तित्व का मतलब यह है कि अगर सहकारी समिति में कोई घाटा हो जाता है, कोई नुकसान लग जाता है, हानि हो जाती है, तो सदस्य केवल अपनी अंश पूंजी तक उत्तरदायी है। उसके बाद भी अगर कोई हानि की पूर्ति नहीं होती है तो समिति उत्तरदायी है, सदस्य नहीं। तो सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें समिति के सदस्यों का अपनी समिति से पृथक अस्तित्व होता है। समिति अनुबंध कर सकती है, अपने नाम से संपत्ति रख सकती है। समिति चूंकि पंजीकरण होता है और पंजीकरण होने के बाद में समिति एक व्यक्ति की भांति बन जाती है। समिति अपने नाम से, सदस्यों के नाम से नहीं, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, संपत्ति बेच सकती है, दूसरों पर मुकदमा दर्ज करा सकती है, दूसरे लोग समिति पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसके सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। इसलिए अगर कोई सदस्य समिति को छोड़ जाता है तो समिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए 20 सदस्य हैं, 20 में से अगर 5 सदस्य छोड़ जाते हैं तो समिति मृत नहीं होती है, समिति फिर भी जीवित रहती है। नेक्स्ट देखिए, सीमित दायित्व। समिति के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है? अपनी अंश पूंजी तक। एक सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि तक सीमित होता है। किसी भी सदस्य के लिए यह राशि अधिकतम जोखिम की सीमा है। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये लगाकर समिति में प्रवेश किया है, समिति को कोई हानि होती है तो वो व्यक्ति केवल 10,000 तक के लिए उत्तरदायी है। वो समिति को 10,000 दे सकता है, इससे अधिक नहीं देगा। तो 10,000 रुपये इसकी अधिकतम जोखिम है, रिस्क है, इससे ज्यादा नहीं। नियंत्रण, किसी भी सहकारी समिति में निर्णय लेने की शक्ति उसके द्वारा निर्वाचित कमेटी में होती है। सारे सदस्य मिलकर एक कमेटी का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये जो समिति बनती है, ये समिति सहकारी समिति का संचालन करती है। सदस्यों के पास वोट का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक सदस्य एक वोट दे सकता है, चाहे उसके 10 शेयर हों, लेकिन वोट एक ही देगा। तो प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होता है।
वोट देकर समिति का चुनाव किया जाता है। सहकारी समिति का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक का क्या मतलब है? अभी हमारे देश में जो शासन चल रहा है वो प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि प्रजा वोट देकर संसद और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, जो देश को और स्टेट को चलाते हैं। तो यहां भी समिति में सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार होता है, इसलिए यहां प्रजातांत्रिक की व्यवस्था मानी जाती है। अगला देखिए, सेवा भावना। सहकारी समिति के का उद्देश्य पारस्परिक सहायता और कल्याण के मूल्यों पर अधिक जोर देने से है। यहाँ लाभ के लिए काम नहीं किया जाता है, बल्कि सेवा भावना से काम किया जाता है। अपने सदस्यों के कल्याण के लिए समिति कार्य करती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सेवा करना होता है। अगर सहकारी समिति को आधिक्य की प्राप्ति होती है, आधिक्य मतलब लाभ, अगर सहकारी समिति को आधिक्य यानी लाभ की प्राप्ति होती है तो इसे समिति के उपनियमों के अनुरूप सदस्यों में लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य हालांकि लाभ कमाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई लाभ प्राप्त हो जाता है तो सभी सदस्यों में उसको लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। अब देखिए गुण। गुण कहें, लाभ कहें, एक ही बात है। पहला पॉइंट देखें, वोट की समानता। वोट की समानता। सहकारी समिति एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर काम करती है। मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति के चाहे 10 शेयर हों, लेकिन वोट कितना? एक ही लगेगा। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करती है। सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक सदस्य को वोट का समान अधिकार प्राप्त होता है। जिसने 10,000 रुपये देकर सहकारी समिति का सदस्य बना है वो भी एक वोट देगा। जो 2,000 रुपये जमा करा के सहकारी समिति का सदस्य बना है वो भी एक वोट देगा। तो वोट देने का सबके पास समान अधिकार होता है। नेक्स्ट देखिए, सीमित दायित्व। सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व अपने द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। उनकी निजी संपत्तियों को व्यवसाय के ऋण चुकाने के लिए नहीं बेचा जा सकता है। जिस प्रकार एकल व्यापार में और साझेदारी में सभी साझेदारों का एकल व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। अगर साझेदारी व्यवसाय में फर्म को कोई नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तो सदस्यों को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी उसको चुकाना पड़ता है। लेकिन सहकारी समिति में ऐसा नहीं है। सहकारी समिति में अगर घाटा हो गया, हानि हो गई, कर्ज भार हो गया, तो सदस्यों की निजी संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता है। उसको चुकाने के लिए समिति ही उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट देखें, स्थायित्व। सदस्यों की मृत्यु होने, पागल होने, दिवालिया होने या जेल चले जाने पर सहकारी समिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समिति इसलिए सदस्यता में आए परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना कार्य करती रहती है। अगर कोई सदस्य छोड़कर चला जाता है, बीमार हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, तो भी समिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? कि सदस्य जाते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मितव्ययी प्रचालन।
प्रचालन मीन संचालन। सदस्य समिति को साधारणतः अवैतनिक सेवाएं देते हैं। अवैतनिक मतलब बिना वेतन के। जितने भी सदस्य होते हैं वो कोई वेतन नहीं लेते हैं, बिना वेतन के अपनी सेवाएं देते हैं। इनका ध्यान मध्यस्थों की समाप्ति पर केंद्रित होता है। मध्यस्थ कौन? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की जो कड़ी होती है वो मध्यस्थ कहलाती है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मध्यस्थ सब बीच में होते हैं दलाल। तो 3 रुपए की वस्तु बढ़ते बढ़ते हमारे को मिलती है 20 रुपए। तो इनका ध्यान, सदस्यों का ध्यान मध्यस्थों को समाप्त करने पर होता है। इससे लागत में कमी आती है। अधिकांश ग्राहक समिति के सदस्य होते हैं, इसलिए डूबते ऋणों का जोखिम भी बहुत कम होता है। जो ग्राहक हैं अधिकांश वो इसके सदस्य होते हैं, इसलिए अगर उधार भी दे दिया जाए तो भी डूबने का खतरा नहीं रहता है। अगला देखिए, सरकारी सहायता। सहकारी समिति लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। लोकतंत्र तो क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र की जैसे इसमें वोट डाला जाता है, वोट डालकर समिति का चुनाव किया जाता है। और धर्मनिरपेक्षता क्यों है? क्योंकि यहाँ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए इनको कम टैक्स, अनुदान, नीची ब्याज की दर के रूप में सरकार से ऋण मिल जाता है, सहायता उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, सरल स्थापना। सहकारी समिति कम से कम 10 सदस्यों से प्रारंभ की जा सकती है। इसको स्थापित करना सरल है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी 10 बालिग सदस्य मिलकर इसकी स्थापना कर सकते हैं और इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसकी स्थापना सरल है। तो आज इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स।